Hello everyone, welcome to my channel CTET and KVS क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज की जो क्लास है वो हमारी KVS की जीके की क्लास होगी। ठीक है, जीके। अब हमारे KVS में जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग के जीके और करंट अफेयर मिला के आप लोग के टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, 10 क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रही होगी, क्या 10 मार्क्स के लिए हम इतना बड़ा जो पोर्शन है एक हमारा जीके का उसे पढ़े, मतलब 10 मार्क्स के लिए उसको उतना बड़ा पोर्शन में समय बिता पाना मुश्किल अधिकतर को लगता है। ये बहुतों से हो भी नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि हमारा जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पीआरटी में हमारा जो पीआरटी होता है उसमें जो हमारे सब्जेक्ट कंसर्न रहते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न रहता है, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं? 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के। अब हमसे इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है यानी आपका साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, मैथ होगा। ठीक है, साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस टोटल रहेगा, और साइंस में आप लोग का क्या रहेगा, बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, जो भी है आपका साइंस का पोर्शन वो टोटल आपका रहेगा। ठीक है, और साथ में मैथ रहेगा। तो अब ये जो जीके हमारा होता है ये हमें हेल्प कब करता है, इस जगह पे हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हमें जीके में सब कुछ पढ़ना है, पूरा एक होल सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, मतलब सब कुछ हमको अपने जीके में, हमारे जो जीके होता है उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो वो जो जीके होगा वो आप लोग को बहुत हद तक इस जगह पे हेल्प कर देता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आप लोग के बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप लोग के जीके के रहते हैं। ठीक है, वो चाहे आपके सोशल साइंस का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको बहुत कुछ मिल जाता है जीके से। ठीक है, यानी जीके से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो उसमें भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है अपने जीके में, इसमें हमें करना क्या क्या है, हम इधर उधर ज़्यादा भटकेंगे नहीं, मेन हम पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भटकना नहीं है, उतना टाइम नहीं है जो हम हर जगह भटके कैसे क्या, और इस जगह से दूर रहेंगे और मेन पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर बात करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला बात, लुसेंट। ठीक है, लुसेंट की एक जीके की बुक आती है, हर किसी के पास होगी, हर किसी के पास होती है। ठीक है, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास हमारे लुसेंट की जीके की बुक ना हो। ठीक है, तो ये होती क्यों है हर किसी के पास, और क्या हर किसी ने इस बुक को पढ़ा है? तो ये तो बुक होती सभी के पास है, लेकिन हर किसी ने इस बुक को नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो जब बुक देखते हैं तो उनसे पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि हम लुसेंट के बुक को पूरा कंप्लीट कर सकें। क्या करते हो आप, सबके माइंड में तो ये सेट है कि हाँ लुसेंट की बुक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, उसे अगर पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत जगह पे हेल्प मिल जाएगी, आसानी से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और लुसेंट के बुक से जो है क्वेश्चन भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारा सब्जेक्ट है, उस सभी को पढ़ना और सभी को याद रखना ये मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहली बात जो हम लोग करते हैं, सभी स्टूडेंट करते हैं, 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़े, उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लुसेंट छूटता जाता है और बुक बंद हो जाता है। ठीक है, या फिर लुसेंट खोलते हो, देखते हो, अरे साइंस के इतने सारे क्वेश्चन, अरे हिस्ट्री के इतने सारे, अरे कंप्यूटर के इतने सारे, ये सब जब देख लेते हो आप लोग तो क्या करते हो, ऑटोमेटिक आपका बुक जो है बंद हो जाता है, वो दोबारा खुलता नहीं है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम चाह के भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेन हमारी मिस्टेक वहाँ होती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम उन सब में से पढ़े क्या। ठीक है, उन सभी में से लुसेंट के पूरे बुक है, बुक तो सब होता है, लेकिन हम उसमें से क्या पढ़े,
मेरे लिए क्या उसमें ज़रूरी है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लूसेंट में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, जितना हमारे काम की है, जितना हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करे। ऐसी नहीं है बात कि हम पूरे लूसेंट को ही रट्टा मार दें, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक हम रट्टा मार दें, एकदम रट जाए, घोल के पी जाए, वो काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे दिमाग में रहने वाली नहीं है। उतनी सारी जो भी है लूसेंट की बुक पूरी हमारे दिमाग में सेट हो नहीं सकती। तो हमें पढ़ना उतना ही है जितना हमारे काम का होगा उस बुक में, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो होता है लूसेंट अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है, या फिर सोशल साइंस आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो क्या करिए, सबसे पहले अपना जो दिमाग है और दिल दिमाग अपना ध्यान सब एक जगह पे अस्थिर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास हम यहाँ बैठे क्लास देखने के लिए और हमारा दिल कहीं और है, हमारा दिमाग कहीं और है, ठीक है। होता है ना, दिल कहीं और रख के आए हो और क्लास देख रहे हो कि काश इस बार हमें जीके जो है समझ में आ जाए। तो भाई आप लोग अगर दिल दिमाग किसी और के पास रख के आओगे तो कैसे समझोगे। तो अपना दिल दिमाग यहीं रखिए कुछ देर के लिए, जब तक हमारी जीके जो है वो क्लास खत्म ना हो, तब तक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए कि अभी रुक जा दिल, थोड़ी देर बाद जाना, ठीक है। अभी मेन जो हमारा प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको अस्थिर करके रखिए ताकि आप समझ पाए, क्योंकि जीके समझना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई पढ़ भी नहीं सकता है, ठीक है। पढ़ना भी एक प्रॉब्लम है। बुक तो हर किसी के पास होगी, लेकिन क्या किसी ने उसे पढ़ा, उसे कभी समझने की कोशिश की कि आपके बुक में बोला क्या जा रहा है। अरे रटना है, रटना है, रटना है नहीं, रटने से ज़्यादा उसे समझना है। आप अगर समझ लेते हो तो वो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, हम पढ़ाई अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसी में उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम की है, ठीक है। काम से ज़्यादा हम अपना टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी हमारा पूरा एनसीईआरटी बाकी है, हाँ, साइंस का, सोशल साइंस का टोटल एनसीईआरटी हमारी जो है 6 to 8 वो बाकी है अभी पढ़नी। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हमारे ज़रूरत का है, जितना हमारे लिए यूज़ होगा उतना ही हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत, ठीक है। अब होगा कि प्राचीन भारत क्यों देख रहे हैं हम, ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी वेद होती है उसमें से हो सकता है आप लोग के कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग से पूछ भी सकता है। तो हम रिस्क क्यों ले, जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो हमें चांस बन रहा है कि शायद आ जाएगा क्या, तो हम उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, ठीक है। आप सभी को पता होगा वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। अब कहा जाएगा कि वेद जो है उसकी रचना किसने की थी, कंफ्यूज, वेद की रचना किसने की थी यार, याद ही नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन में समझ ही नहीं आ रहा कौन होंगे। तो वेद यानी वेद, ठीक है। वेद की रचना किसने की, वेद व्यास ने की, ठीक है। दोनों में वेद कॉमन है, याद रहेगा, दोनों में जब वेद कॉमन है तो वेद व्यास किए होंगे, ठीक है। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को जानते हैं, ठीक है, कि इन चारों वेद में क्या क्या रहता है, ठीक है। डिटेल्स में नहीं उतना जाएंगे, लेकिन इसको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात, ऋग्वेद, त्रिचाव के कर्मवत ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं,
ठीक है, चलो भाई हम समझ गए त्रिचाव के जो कर्मवद ज्ञान का संग्रह है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। आपने रट्टा मार लिया, मार भी लिए होंगे। अब कभी आप लोग ये समझने की कोशिश किए कि ये त्रिचा है क्या? हमने तो पढ़ तो लिया त्रिचाओं के कर्मवद ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, लेकिन कभी सोचा ये त्रिचा है क्या जिसके कर्मवद ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कह रहे हैं? त्रिचा ही नहीं जब पता तो याद कैसे रहेगा? जब त्रिचा के बारे में पता होगा तभी तो याद रहेगा ना कि किसका संग्रह है ऋग्वेद में। तो चलिए त्रिचा क्या है? ये वेद मंत्र है। त्रिचा क्या है? ये वेद मंत्र है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो मंत्र गाकर पढ़े जाते थे, ठीक है। अब समझ में आया? ऋग्वेद त्रिचाओं के कर्मवद ज्ञान का संग्रह है, यानी कि आप लोग के वो मंत्र जो उत्तर वैदिक काल में, यानी वह मंत्र जो गा के पढ़े जाते हैं। जिस मंत्र को आप लोग गा के पढ़ते हो या फिर जिस मंत्र को गा के पढ़ा जाता है वो होता है हमारा त्रिचा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? त्रिचा। जिस मंत्र को गा के पढ़ा जाए वो होता है हमारा त्रिचा, ठीक है। तो त्रिचाओं के यानी जो गा के पढ़े जाने वाले जो मंत्र है उसके कर्मवद ज्ञान को, उसका ही ज्ञान जो होता है वो हमारे ऋग्वेद होते हैं, ठीक है। यानी गा के पढ़े जाने वाले जो ज्ञान है, जो हमारा मंत्र है, उसका संग्रह होता है किसमें? हमारे ऋग्वेद में। क्लियर है? चलिए ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 त्रिचाय है। त्रिचाय तो समझ गए हैं, जिस मंत्र को गा के पढ़ा जाता है वो होता है त्रिचाय। वो कितना है? 10,462 है, ठीक है। अब आपके सूक्त कितने हैं? 1028। अब मंडल 10 है। क्या क्या इसमें कॉमन मिल रहा है? याद रखना है, त्रिचा, ठीक है। ऋग्वेद त्रिचा। अब क्या है इसमें? हमारा 10 मंडल होगा, 10 ओनली 10 मंडल। याद रखना है हमारे ऋग्वेद में जब आए बात पूछा जाए सूत का मंडल के बारे में तब 10 याद रखिएगा। ये 10 ओनली है हमारे पास, 10 मंडल होगा। अब उसके बाद क्या होगा? मंडल के बाद होता है सूत, यानी फिर आगे में आ जाएगा क्या? 10 और 28, ठीक है। अब फिर पूछा जाएगा आपसे त्रिचाय, जो गाने वाले जो मंत्र होते हैं वो कितने हैं? तो फिर याद आएगा स्टार्टिंग में हमारा 10 है, ठीक है, फिर 10 और 462। क्लियर है? चलिए वेद के त्रिचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। अब जो वेद है हमारा उसकी त्रिचा यानी जो गा के जो पढ़ा जाता है जो मंत्र, उसको क्या कहते हैं? पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, ठीक है, उसे होत्री कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या है? ऋग्वेद से 1 मिनट। ऋग्वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब हमारा जो ऋग्वेद है, ठीक है, उससे क्या मिलती है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली, यानी उन लोग की क्या क्या राजनीतिक प्रणाली थी उसकी पता चलता है, और उसके इतिहास की, आर्य के इतिहास के बारे में, आर्य लोग का रहना, आर्य लोग का जीवन कैसे चलता था, आर्य लोग किस चीज़ों का उपयोग करते थे, ठीक है, टोटल चीज़ उनके इतिहास के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में हमें किससे पता चलता है? हमारे ऋग्वेद से पता चलता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा ऋग्वेद से आपके किसके इतिहास का पता चलता है, तो आर्य का इतिहास पता चलता है हमें ऋग्वेद से, ठीक है।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? ऋग्वेद विश्वामित्र। ठीक है, अब ऋग्वेद तो जानते हैं हमारे वेद में जो सबसे जो क्या कहा जाता है, सबसे पहला जो हमारा है ऋग्वेद, वो सबसे ज़्यादा खास है। उसमें बहुत कुछ त्रिचाएँ दी है, संकलन दिया है, तो जो हमारा खास होगा यानी ऋग्वेद हमारा सबसे ज़्यादा खास होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसकी रचना कौन करेंगे? विश्वामित्र, यानी विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है विश्वामित्र। ठीक है, ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, अब हमारे जो ऋग्वेद है, अब तो हो गया, अरे ऋग्वेद की रचना भी किसने की थी? विश्वामित्र ने, यानी विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ठीक है, अब इसके रचयिता जो है विश्वामित्र हो गए। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, हमने 10-10 कहा था, 10 सूक्त 10 मंडल, तो उसके जो तीसरा मंडल होता है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, अब आप लोग से पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में, या फिर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और 90वें मंडल में, और ऋग्वेद के 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, देवता सोम का उल्लेख है 90वें मंडल में। क्लियर है? यहाँ देख लीजिए, तीसरे मंडल में अगर पूछा जाता है तो गायत्री मंत्र है, जो हमारे गायत्री मंत्र क्या हम सूर्य देवता के लिए करते हैं। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित होता है और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, याद रहेगा, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है हमारा तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो हमारे तीसरे मंडल में क्या होगा? गायत्री मंत्र है। और 90वें मंडल में, यानी 10 मंडल जो हमने कहा था उसमें से एक कम कर दीजिएगा, यानी 90वें मंडल में देवता सोम, ठीक है, देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, ठीक है, त्रिचाव की रचना की गई। त्रिचाव मतलब वह मंत्र जिसे गा के पढ़ा जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा त्रिचाव। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 त्रिचा है, यानी गा के पढ़े जाने वाले मंत्र है, और अग्नि के लिए 200 गा के पढ़े जाने वाले मंत्र है। ठीक है, अग्नि के लिए 200, ठीक है, और इंद्र के लिए पूछा जाए तो 250, यानी 50 जो है भाई इंद्र जी ले गए और अग्नि जी जो थे वो 50 थोड़ा कम कर दिए। ठीक है, तो इंद्र के लिए हो गया 250 और अग्नि के लिए हो गया 200। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? मंत्रों तथा बलि के समय नियमों के अनुपालन का संकलन होता है। ठीक है, यानी मंत्रों और बलि के समय जब भी जैसे घर में पूजा हो या होता है ना, बलि चढ़ाया जाता है किसी भी पूजा में, तो उस पूजा के समय जो नियमों का अनुपालन किया जाता है, यानी उसमें क्या क्या नियम होते हैं, जैसे आपके घरों में या फिर कहीं भी किसी मंदिरों में पूजा होती है, उसमें बलि चढ़ाया जाता है ना, माँ काली को चढ़ाया जाता है, आप लोग के बहुत भगवान को चढ़ाया जाता है बलि। तो उसमें क्या होता है? कुछ नियम होते हैं। पंडित जी हमें क्या बताते हैं कि इसके ये नियम है, ये करना है, ये सामग्री आपको लाके रखनी है, इस समय में ये नियम का अनुपालन करना होगा। तो वो सारे जो नियमों का संकलन होता है वही हमारे यजुर्वेद में था। ठीक है, यजुर्वेद में क्या था? हमारे जो बलि होता है या फिर मंत्रों का जो भी नियम होता है, आप किसी मंत्र को उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी कुछ नियम होते हैं। ऐसे मंत्रों का उच्चारण इस समय पे करनी चाहिए। ठीक है, इस समय उसका अनुपालन करना चाहिए। ये नियम होते इन मंत्रों के उच्चारण के लिए, या फिर बलि चढ़ाने के लिए माता को आप लोग को इन चीज़ों का अनुपालन करना होगा। ये सब जो होते हैं आपके नियमों का अनुपालन का जो संकलन होता है, एक इकट्ठा करना। अब आप लोग का संकलन क्या है? संकलन यानी इकट्ठा करना, संकलन यानी
इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है, जहाँ पे इन सारे मंत्रों के जो नियम होते हैं या फिर सारे जो नियम जो होते हैं, जहाँ सभी चीज़ों का संग्रह होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, वो हमारे यजुर्वेद में होता है। क्लियर है? यह वेद गद और पद दोनों में है। अब आपका जो यजुर्वेद है ये किस में है? ये गद में भी है और पद में भी है। अब गद और पद क्या होता है? हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। अब आप समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो गद क्या है? पत्र, लेख और निबंध, ठीक है। पत्र, निबंध और लेख आदि, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? गद के अंतर्गत हम लोग पत्र लिखते हैं, लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, जो हमारे गद के अंतर्गत आता है, यानी हमारे गद में आता है। और पद के अंतर्गत क्या आता है? पद के अंतर्गत आपका कविता आता है, जो आप कविता लिखते हो, भजन लिखते हो, लेकिन वो किस रूप में लिखते हो? लय के रूप में, लय के रूप में लिखा जाता है। जो आपका भजन होता है या कविता होता है वो लय के रूप में लिखा जाता है, यानी गा के होता है ना। गाते समय क्या होता है? लय का यूज होता है, लय में गाओ, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? वो पद होता है, यानी गा के प्रस्तुत किया जाता है। ये गायन के रूप में होता है, गायन के रूप में, यानी गा के, ठीक है। पद में आपका कविता और भजन होता है, जो लय के रूप में लिखा जाता है, यानी आप लोग उसे गा के प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा सामवेद। अब भाई सामवेद में क्या है? यह गाई जा सकने वाली त्रिचाओं का संकलन है, ठीक है। अब सामवेद क्या है? गाई जा सकने वाली, मतलब जिन मंत्रों को आप गा के प्रस्तुत करते हो, ठीक है। आप लोग होता है ना पूजा पाठ में मंत्रों को गाते हो, वो क्या होता है? हमारा सामवेद में है, ठीक है। गाए जा सकने वाली त्रिचाओं का संकलन है इसमें, जो जो मंत्रों को गा के सुनाया जाता है उन सभी का संकलन है हमारे सामवेद में, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब आप लोग का आएगा कि जनक किस वेद में? तो किसे कहा जाता है? सामवेद को। ये जो भारतीय संगीत है इसका जनक कहा जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे सामवेद से हुई है। जो भी मंत्रों को गा के उच्चारण जो करते हैं आप लोग, या गाते हो, जिस भी मंत्रों को लय के रूप में गाते हो, वो जो होता है उसका उत्पत्ति कहाँ से? हमारे सामवेद से हुआ था, ठीक है। उसकी उत्पत्ति हमारे सामवेद से हुई थी। क्लियर है? चलिए, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि आप लोग चाहे वो हमारा जीके का पोर्शन हो या सोशल साइंस का पोर्शन हो, ठीक है, आप लोग को एनसीईआरटी भी पढ़नी है 6 to 8 की नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये सब जो कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपके दिमाग को क्लास में रखना है, ठीक है। इधर उधर कहीं नहीं भेजना है दिमाग को। कहना दिमाग से कहिए, दिमाग भाई थोड़ी देर रुको, बाद में जाना, क्योंकि अगर भाई यहाँ से हिल गए दिमाग तब फिर सब गड़बड़ है, ठीक है। तो समझना बहुत मुश्किल है। और आप लोग ये माइंड में सेट करके बैठिए कि इस क्लास में हमें सुनते सुनते हमें दिमाग में सेट कर लेना है। ऐसा नहीं कि फिर बाद में हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए या रटने की ज़रूरत पड़ जाए, क्लास में ही सेट कर जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अब इसमें क्या होता है? अब ये जो वेद है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वेद है, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ दोनों है इसमें, ठीक है। इस वेद में रोग निवारण, यानी इसमें जो है हमारे रोगों के बारे में भी है और उसके निवारण क्या क्या उसके उपाय है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तंत्र मंत्र के बारे में भी है और जादू टोना के बारे में भी है, यानी तंत्र मंत्र और जादू टोना, यानी किसी पे वशीकरण, ठीक है। ये सब जो आप लोग सुनते हो भूतों की कहानी, ये सब जो जादू टोने वाली कहानी है, ये सब आपके अथर्ववेद में देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें साप भी दिया जाता है, यानी श्राप कहा जाता है ना, उसने मुझे
पहले के साधु संत क्या करते थे, कन्या ने साधु की तपस्या भंग की तो साधुओं ने क्या किया, श्राप दे दिया, जा कन्या तू मिट्टी की बनी रहोगी। ठीक है, पहले के समय में ये काम भी आ जाता था। पहले के जो साधु संत होते थे वो बहुत महान होते थे, उन लोग देते थे तो तुरंत वो काम भी असर भी दिखा देता था। लेकिन अभी के जो साधु अगर दे तो भाई असर तो दिखाने वाली है नहीं, लेकिन आप जरूर कुटा जाओगे। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है। औषधि, ठीक है, औषधि जो आपकी बीमारियों के इलाज की जो दवाइयाँ होती है, ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं होता था ना कि टैबलेट्स बनते थे, आपकी औषधि जो पत्तों से या फिर किसी किसी पेड़ पौधे से बनती थी। ठीक है, इसमें विवाह के बारे में भी बोला गया है और प्रेम के बारे में भी। ठीक है, यानी सभी चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है। सामान्य मनुष्य के विचार, अब इसमें क्या क्या है, सामान्य मनुष्य यानी एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो कैसे सोचता है, उसके विचार कैसे होते हैं, कैसे थॉट्स आते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। उनके विश्वास के बारे में भी बताया गया है। और अंधविश्वास, यानी अंधविश्वास पे वो लोग कैसे फंसते हैं, कैसे अंधविश्वासी चीज़ को वो लोग मानते हैं। ठीक है, पहले से हो रहा है ना, अभी भी बहुत अंधविश्वास है इस दुनिया में। ठीक है, हमारे समाज में अभी भी अंधविश्वास है, भाई इन दवा को खा लो, इससे क्या होता है, लड़का होता है। सुने होंगे, बहुतों ने सुना होगा, ये मैंने भी सुना है, ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा होता है कि ये दवा देती है ना वो, तो लड़का होता है, और ये दवा खाओगी तो लड़की होती है। ठीक है, बहुत सारा अंधविश्वास है, ये करोगे तो ये फल प्राप्त होता है, वहाँ पे ये मन्नत मांगो तो वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो अंधविश्वास चीज़ है ये नहीं मानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो भी इस चीज़ को मानते हो वो ना मानो, इस चीज़ में मत फंसो। ठीक है, अंधविश्वास की चीज़ में फंसना नहीं है। ठीक है, तो इसमें सभी का वर्णन आप लोग का मिलता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये क्या कहता है, ये कन्या के जन्म की निंदा करता है, यानी कन्याओं के जन्म को अच्छा नहीं मानता, उसकी निंदा करता है वो। ठीक है, अथर्ववेद में ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, सबसे प्राचीन वेद जो हो गया हमारा, वो हमारा ऋग्वेद हो गया। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, कोशिश करना है क्लास में ही आप लोग को दिमाग में सेट कर जाए। ठीक है, दिक्कत आ रही हो समझने में या कोई और तरह की प्रॉब्लम तो कमेंट्स में बताइए, पर कोशिश कीजिए कि क्लास में ही ये सारी चीज़ समझ में आप लोग के आ जाए। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं शुरू से लेके। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो ऋग्वेद था। हमारे वेद 4 होते हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें हमने ऋग्वेद पढ़ा। और ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था कि त्रिचाओं की कणवद ज्ञान का संग्रह है। अब त्रिचा क्या होता है, जो मंत्र को गा के पढ़ा जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा त्रिचा होता है। ठीक है, अब त्रिचा में कितने मंडल थे, हमने पढ़ा था 10 मंडल है, फिर लिखना है 10 और 28 सूत है, और फिर याद रखना है फिर 10 आएगा। ठीक है, 10,000 कितना है, 10,462 त्रिचा है ये। ठीक है, ये त्रिचा है हमारे ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में ये भी बोला गया था कि आपके ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो आर्य लोगों के जीवन का वर्णन है हमारे ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में हमारा जो तीसरा मंडल था, इसमें क्या था, इसमें गायत्री मंत्र है। हमारे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, किसको अर्पित है, सूर्य देवता को, सूर्य देवता सावित्री को अर्पित है। और 90 मंडल में क्या है, 90 मंडल में हमारे सोम देवता का इसमें जिक्र है। ठीक है, चलिए
अब हमारा ऋग्वेद किसने लिखा था? तो ऋग्वेद यानी सबसे महान वेद हमारा है, सबसे जो प्राचीन वेद होता है वो है हमारा। तो जरूर विश्व के प्रसिद्ध इंसान ने लिखा होगा, तो विश्वामित्र ने लिखा। ठीक है, ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 त्रिचाव की रचना की गई। क्लियर है? अब यजुर्वेद में क्या पढ़े थे कि यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं या फिर हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसमें जो नियम बने होते हैं बलि के समय, ठीक है, या मंत्रों के उच्चारण में जो नियम बने होते हैं, ऐसे ऐसे नियमों का अनुपालन करना है, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं? वो हमारे यजुर्वेद में आ जाते हैं। ठीक है, अब यह वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य यानी कि जिसके अंतर्गत पत्र, निबंध, लेख लिखा जाता है। पद्य जिसके अंतर्गत कविता और भजन लिखा जाता है, यानी कविता भजन आपके गायन के रूप में वो लिखा हो, आप गा के उसे पढ़ सको, वो होता है हमारे यजुर्वेद में। क्लियर है? अब सामवेद क्या था? तो सामवेद में भी त्रिचाव यानी जो गा के जो सुनाए जाते हैं उसका क्या है? संकलन है। जो गा के जिस मंत्रों को सुनाया जाता है उसका संकलन हमारे सामवेद में है। और सामवेद से ही ये जो गा के जो सुनाया जाने वाला जो मंत्र होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? हमारे सामवेद से हुई थी। क्लियर है? अब अथर्ववेद क्या है? अब सब क्लियर। अब अथर्ववेद में जो भी हो, जादू हो, टोना हो, रोग हो, निवारण हो, प्रेम हो, विवाह हो, या फिर विश्वास हो, अंधविश्वास हो, ये टोटल चीज जो होता है वो हमारे अथर्ववेद में आ जाता है। ठीक है, अब अथर्ववेद जो होता है वो अब सब विश्वास भी आ जाए, अंधविश्वास भी आ जाता है, तो क्या होता है? अथर्ववेद में हमारे कन्या जो होती है उसकी निंदा भी की जाती है, यानी कन्या के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ओवरलोड फर्स्ट क्लास में जीके के नहीं करना है। ठीक है, ओवरलोड हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दिमाग को उतना ही आने दीजिए जितना वो चाहे आना। ठीक है, ओवर दीजिएगा तो फिर दिमाग भी कह देगा भाई तुम ही कर लो, मैं चला अपना काम करने। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है, नॉर्मल धीरे धीरे करके बढ़ना है। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा, कल हम इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, और एक क्लास हम लोग की होगी जिसमें सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ के डिस्कस के साथ। ठीक है, ऐसे हमारी क्लास होती रहेगी। हमारी एनसीईआरटी की भी क्लास होगी 6 to 5 टोटल सब्जेक्ट, वो चाहे सोशल साइंस 6 to 8, वो चाहे सोशल साइंस हो या फिर आपका साइंस हो, सबकी एनसीईआरटी की बुक हमें कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, तो वो किसी भी हाल में पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे, इसमें सिंधु सभ्यता का देखेंगे। ठीक है, या फिर कोई चीनी लेखक है, कोई चीनी लेखक है, और आप लोग के यूनानी लेखक है, रोमन लेखक है, ये लोग के बारे में जानेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे, बुद्ध जो है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में इन सब से क्वेश्चन आया हुआ है। और हम लोग अब शुरू भी कर देंगे क्या, एनसीईआरटी 6 to 8 की जो बुक है उसे एक एक करके अब क्लास उसकी करना हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।